गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की संरचना। ये 10th के जो चैप्टर था फर्स्ट, जो कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो आपके सबसे पहले था आंकड़े, प्रक्रिया, सूचना, फिर था आपके कंप्यूटर क्या है, फिर था आपके कंप्यूटर के विशिष्ट गुण, और इसके बाद में था कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की संरचना क्या होती है? कंप्यूटर को मुख्यतः 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, निवेश अथवा आगत इकाई, यानी कि इनपुट यूनिट। और इसका दूसरा पॉइंट है केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा पॉइंट है निर्गत इकाई, यानी कि आउटपुट यूनिट। और चौथा पॉइंट है निवेश निर्गत इकाई, यानी कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, कंप्यूटर की संरचना। तो 4 भागों में पहला आपके निवेश अथवा आगत इकाई, यानी कि इनपुट यूनिट। निवेश अथवा आगत इकाई, इनपुट यूनिट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपके केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको सीपीयू कहते हैं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद तीसरा है आपका, तीसरा जो पॉइंट है वो आपके है निर्गत इकाई। निर्गत मीन्स यानी कि आउटपुट यूनिट। तो ये 3 हो गए। चौथा है आपके निर्गत और आगत, यानी कि इनपुट और आउटपुट। यूनिट, इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं सबसे पहले, निवेश अथवा आगत इकाई। इनपुट यूनिट होती क्या है? इनपुट यूनिट आपके जब भी कंप्यूटर को कोई हम डाटा अथवा सूचना देते हैं या इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड से करते हैं या माउस से करते हैं या जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनके द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं। और कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं और जिस माध्यम से करते हैं, यानी जिस डिवाइस से करते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। ठीक है। कंप्यूटर को डाटा भेजना, जब हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में डाटा जाता है, या माउस से हम उसको सिग्नल देते हैं, माउस को उसको संकेत देते हैं, माउस को मूव करते हैं या इंडिकेट करते हैं कर्सर को ले जाके, तो कंप्यूटर में डाटा एंटर हो रहा है, यानी कंप्यूटर को हम निर्देश दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो ये आपके इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है, इनपुट यूनिट के अंतर्गत आता है। इसमें आपके इनपुट यूनिट में मैंने बताया सारी चीजें आती हैं, जैसे जो जो इनपुट यूनिट हैं, जैसे जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट और वेबकैम और माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर और आपके बारकोड रीडर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं आपके। दूसरा पॉइंट आता है केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई, इसे सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये
सेंट्रल क्यों रखा गया, यानी कि सेंट्रल में, केंद्रीय, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी कि जो मैं सेंट्रल में रख के इसके प्रोसेसर को सारी सूचनाओं का, यानी कि इसी में प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जो भी इनपुट दिया जाता है और इसके बाद सारी प्रक्रिया यहीं पे होती है सेंट्रल में, तो इसीलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। या इसको इस प्रकार कह सकते हैं, निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर यूजर द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग की जाती है, इसीलिए इसको सीपीयू भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट निर्गत इकाई। कंप्यूटर में डाटा दिया, इनपुट किया, सीपीयू में गया, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के पश्चात जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे आउटपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस से हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे हाँ, तो आउटपुट यूनिट को और इस प्रकार समझ लेंगे, जैसे एक इनपुट और आपके प्रोसेस या प्रोसेसिंग, इसके बाद ये आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी डाटा दिया वो इनपुट हुआ, इसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई। सीपीयू में प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रिया। हम जो भी डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं वह कंप्यूटर डायरेक्ट आपकी भाषा को नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की भाषा को समझता है। इसीलिए इस सीपीयू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम जो भी डाटा देते हैं कीबोर्ड से टाइप करके या माउस से, जिससे भी देंगे, सबसे पहले सीपीयू में जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में इसमें 3 यूनिट होती हैं सीपीयू में। आपके सीपीयू के अंदर आपके सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट और एएलयू आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इस पे जो डाटा कंप्यूटर में गया, प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हमें मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जिस माध्यम से मिलता है उसे आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? जैसे सबसे पहले आउटपुट प्राप्त होती है मॉनिटर पे, और अगर उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहें तो हम प्रिंटर में ले सकते हैं। तो अगर वो ऑडियो वाली कोई डाटा है, ऑडियो वाला, तो हम स्पीकर में उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं प्रिंटर, मॉनिटर और आपके स्पीकर। ठीक है, तो ये था आपका आउटपुट यूनिट। अब आता है, चलिए अगला है आपका, जो मैंने अभी बताया 3 पॉइंट आपके इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और सीपीयू के बारे में बताया अभी, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आपके अगला टॉपिक जो इसमें आता है, जो मेमोरी वाला, उसको प्रारंभिक स्मृति अथवा मुख्य स्मृति कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। अब ये कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जो प्रारंभ की मेमोरी है अथवा मुख्य स्मृति सीपीयू का अभिन्न भाग है,
कंप्यूटर में प्रविष्ट किए गए सभी आंकड़े व निर्देश प्रारंभिक अथवा मुख्य स्मृति में ही संचित किए जाते हैं, यानी सेव किए जाते हैं। इस स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं व प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। अब इसको स्टेबल के हिसाब से समझ लें। जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 निब्बल बराबर 4 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट MB और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट यानी कि GB और 1024 आपके गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट TB। यानी कि अब जो मार्केट में इस तरह की हार्ड डिस्क आ रही है 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा मेमोरी आने लगी है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। मेमोरी में अनेकों स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं, छोटे छोटे स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान होती है। प्रारंभिक अथवा मुख्य स्मृति 2 प्रकार की होती हैं। आपके जो रैम, नंबर 1 रैम और दूसरी रोम। रैम आपने आगे की क्लास, पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। ये कंप्यूटर में प्रविष्ट किए जाने वाले सभी आंकड़े व निर्देश रैम में ही स्टोर किए जाते हैं। रैम एक अस्थायी भंडारण व्यवस्था होती है और यानी कि ये स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। रैम में विभिन्न स्थानों पर संग्रहित आंकड़े व निर्देश सीधे अर्थात रैंडमली पहुंचा जा सकता है। यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। रैम की संग्रहण क्षमता या आकार भिन्न भिन्न होते हैं। वर्तमान में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सॉफ्टवेयर के लिए उच्च संग्रहण का रैम आवश्यक है, जैसे 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB इत्यादि। अगला पॉइंट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये रोम क्या होता है? इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यह एक स्थायी स्मृति है। नंबर 2, रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं। नंबर 3, रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते। नंबर 4, यह नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी होती है। नंबर 5, विद्युत आपूर्ति न होने या कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते, यानी कि इसमें परमानेंट बने रहते हैं आंकड़े, जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी डाटा होता है। अगला पॉइंट 6वां, यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। अब आता है आपके नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह इकाई कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। वह सभी प्रकार की आगत, निर्गत गणनाओं व तुलनाओं इत्यादि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा सभी इकाइयों पर नियंत्रण करती है। यह स्मृति व ALU के मध्य आंकड़ों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। इसके बाद ये जो नियंत्रण इकाई होती है, ये अपने संकेतों, निर्देशों व आंकड़ों को विभिन्न युक्तियों यानी डिवाइसों व इकाइयों में विद्युत संकेतों के रूप में कुछ तारों के माध्यम से संचारित करती है। इन वाहक तारों को बस कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। कंट्रोल बस कंप्यूटर के विभिन्न भागों में नियंत्रण संकेतों को ले जाने का कार्य करती है। डाटा बस कंप्यूटर की इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। एड्रेस बस आंकड़ों व निर्देशों को स्मृति में किस स्थान से प्राप्त करना है और किस स्थान पर भेजना है, इसके लिए एड्रेस बस आंकड़ों व निर्देशों के पते या एड्रेस को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है रजिस्टर। नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे छोटे मेमोरी या स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है अंकीय व तार्किक इकाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट में ALU भी कहते हैं। यह इकाई आंकड़ों पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, गुणा, भाग, घटाना और तार्किक
तुलनाएं जैसे लॉजिकल कंपैरिजन करती हैं। एएलयू आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती है। एएलयू में अंकों की गणना द्विअंकीय प्रणाली की गणनाओं पर आधारित होती है और आंकड़े निर्देशों व परिणामों के क्षणिक संग्रह हेतु एएलयू में भी छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था होती है जिसे एक्यूमुलेटर कहा जाता है। तो ये था आपका 10th का पूरा लेसन और इसमें पीडीएफ भी भेज देता हूँ मैं। उसमें सारी एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय। तो आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज बाद में कर लें। और सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें मैंने टिक कर दिए हैं और शॉर्ट उसी से शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट ये छांट के पूरी एक्सरसाइज और पूरा लेसन कंप्लीट करें, फिर मैं अगला लेसन डालूँगा। ओके, थैंक्स।